नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कृषि बिल एक ऐसा कानून जिसको लेकर सरकार और किसानों में ठनी हुई है और किसान यह कह रहे हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले। सरकार कह रही है कि इस बिल को वापस नहीं लिया जा सकता है। जो प्रावधान आप लोगों को इसमें दिक्कत कर रहे हैं, जिस पे आशंका है, आइए उस पर बात करें। सरकार भी अपनी तरफ से ठीक है और किसान संगठन भी अपने तरफ से ठीक है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अफरोज आलम जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और बात करेंगे क्योंकि अनेक पार्टियां हैं, जो कई पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, वो किसानों का समर्थन कर रही हैं इस बात पर कि किसानों का आंदोलन सही है, सरकार को यह बिल वापस ले लेना चाहिए। तो मेरा पहला प्रश्न यही है आपसे अफरोज जी कि आखिर उस बिल में क्या गलती है कि आप किसानों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं, आपकी पार्टी मांग कर रही है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। जी देखिए दिन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि असीमित भंडारण से क्या किसको फायदा होने वाला है? किसान को फायदा होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है। ना सरकार को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार भी भंडारण नहीं करेगी। करेगा कौन? अब जो जितने बड़े पूंजीपति लोग हैं, और शायद दो ही लोग हैं, अडानी और अंबानी, जिन्होंने इस बिल के आने से पहले ही देश के बहुत से हिस्सों में बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना लिए थे। तो ये शंका तो मन में पहले से थी कि सरकार खुद से ये नहीं ला रही है या किसानों का भला नहीं होने वाला है, ये सिर्फ अपने कुछ चंद पूंजीपति मित्रों के साथ के फायदे के लिए कानून लेके आई है कि वो भंडारण करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर रहा है जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा फायदे में रहा है, जिसने जीडीपी को कम से कम कुछ हद तक संभाल के रखा। तो -26 पे जो हालत हो गई थी देश की, तो समझ में नहीं आ रहा था। कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जो 13% से बढ़कर 17% तक गया था। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब आप असीमित भंडारण पर शंका कर रहे हैं कि यहाँ पर इस कानून में किसी को भी, चाहे किसान हो या व्यापारी हो, बिचौलिया हो, उद्योगपति हो, को असीमित भंडारण की छूट दी गई है, दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत यही है क्योंकि छोटा व्यापारी या किसान, उसकी मतलब फसल जमा करने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती है जी। और सबसे बड़ी चीज, भंडारण तो पहले भी होता था जी, प्राइवेट कंपनियां भी करती थी जी, लेकिन उसकी एक लिमिट होती थी, एक तादाद होती थी जी। सरकार ने उस तादाद से अपना हाथ हटा लिया है, अब खुल के कह दिया है कि असीमित भंडारण, यानी कि एक आदमी पूरे देश के अनाज को स्टोर कर सकता है और जब भी मौका पड़ेगा वो उसको महंगे से महंगे दामों में बेच सकता है। अर्थशास्त्र का एक नियम है कि अगर जो बाजार में वस्तु की कमी होगी तो दाम बढ़ जाएंगे और अगर अधिकता होगी तो दाम कम हो जाएंगे। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इसका भंडारण कर लेता है तो इसके दाम बढ़ जाएंगे, तो किसानों को तो फायदा है कि उसका जो उत्पादन है, जो अनाज है, वो ज़्यादा दाम में बिकेगा। देखिए, किसानों को इसमें क्या फायदा है? जो भंडारण करेगा, मतलब पूरे देश का अनाज जो भंडार करेगा, तो जाहिर सी बात है वो देश में हालात पैदा करेगा कि उसके अनाज की जो कीमत है वो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी निकल के आए जी। तो इस तरह की चीजें, क्या कोई छोटा किसान जो 10 कुंटल 15 कुंटल गेहूं, 10-15 कुंटल चावल पैदा कर रहा है या बाजरा पैदा कर रहा है, मक्का पैदा कर रहा है, क्या उसके हाथ में ये चीजें रहेंगी या उसको कोई फायदा होने वाला है? उसको तो बेचना है, फसल खत्म होगी, उसको बेचना है और दूसरी फसल का पैसे का इंतजाम करना है। खेत एग्रीकल्चर में जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस कानून के तहत, वो सिर्फ व्यापारियों को होने वाला है, वो भी छोटे व्यापारियों को नहीं, बड़े व्यापारियों को जो देश चला रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि भंडारण से ये जो है दाम बढ़ जाएंगे, असीमित भंडारण से अगर कोई व्यक्ति किसी अनाज का भंडारण कर लेता है या उद्योगपति भंडारण कर लेता है तो अनाज के दाम बढ़ जाएंगे, आपका ऐसा कहना है। लेकिन इस बिल में तो ऐसा भी प्रावधान है ना कि अगर जो दूना हो गया दाम, साल भर के अंदर अगर जो दाम उसका दूना हो गया तो सरकार वहां छापे भी मार सकती है। देखिए, भंडारण जो किया सरकार ने तो बिल में बिल्कुल मेंशन किया है कि अगर 1 साल पे होगा तो 50% बढ़ के आप उसको रेट आगे बढ़ा सकते हैं जी। और 1 साल के बाद उसकी कोई लिमिट नहीं है।
मतलब 1 रुपए की चीज 1 साल के बाद 1.5 रुपए की, और उसके अगले साल आप वो चाहे 4 गुनी कर लीजिए और 5 गुनी कर लीजिए, वो बात उसके ऊपर लागू नहीं 4 गुनी 5 गुनी कर लीजिए, अगर जो 2 गुनी ही होती है अगर जो साल भर में, तो ठीक है, अगली फसल जब आएगी तो किसान के लिए भी तो दुगनी होगी, फायदा तो उसके लिए भी है। देखिए फायदा किसान का नहीं होने वाला है, आपको इस बात को समझना होगा कि अभी पीछे नहीं, हमें ये चीज समझाइए ना। मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि जिस तरह से अभी आपने पीछे देखा कि आलू 50 रुपए किलो तक की बिक गया जी, तो ये किसान ने तो नहीं बेचा जी, ये तो व्यापारियों के पास था, कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था जी। जो कोल्ड स्टोरेज जो किसान कोल्ड स्टोरेज में अपना आलू स्टोर करके रखे हुए थे, उनको तो फायदा हुआ। देखिए कितने किसानों ने रखा हुआ था, मुझे नहीं लगता है 2% से ज्यादा रखा होगा। 98% व्यापारियों का कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था। किसान तो फसल हुई और तुरंत उसको बेचता है और खेत खाली करता है, दूसरी फसल की तैयारी करता है। उसके पास इतनी पूंजी ही नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाका है और बिहार का एरिया है, वहां पे किसानों की हालत बहुत बुरी है। उनके पास 1-2 बीघे तक के खेत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आने वाली है, उसकी वजह से भी देख लीजिएगा जो बची हुई चीजें हैं वो भी जाने वाली हैं हाथ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी भंडारण किसान नहीं करता है, किसान अनाज उगाता है और सीधे वो सरकारी क्रय केंद्र में बेच देता है या व्यापारी मार्केट में जी, एपीएमसी मार्केट में भेज देता है। सही कहना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हम आपसे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन जो आप क्रय केंद्रों की बात कर रहे हैं वहां पर मात्र अब तक 14% किसान ही देश भर के, हम आंकड़े बता रहे हैं देश भर, देश भर के 14% किसान ही एपीएमसी मार्केट में या फिर क्रय केंद्र पे अपना अनाज बेचते हैं। बाकी जो 86% किसान हैं वो छोटे हैं, लघु हैं, और वो अपना अनाज यहाँ पर नहीं बेचते बल्कि बिचौलियों के पास बेचते हैं। ऐसे में 14% के लिए हम लड़ाई क्यों करें? हम इनकी भलाई के लिए बात क्यों ना करें? 86% की भलाई के लिए बात क्यों ना करें? देखिए वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये खामी सरकार की है। अगर सरकार ने इस कानून में पहले एमएसपी को ऐड कर दिया होता तो शायद इतना बवाल भी न मचता, और लोग अगर कुछ चीजों कुछ क्लास के ऊपर उनको एतराज था, किसानों को, छोटे किसानों को और एतराज था, तो वो बैठ के चर्चा हो सकती थी। लेकिन नहीं, चर्चा तो अभी हो सकती है। देखिए चर्चा के रास्ते तो सरकार ने और खासकर मोदी जी ने खुद ही बंद करके रखे हुए हैं। आप कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पे है किसान, और उसी फोन कॉल की दूरी पे आप कटीले तार, नुकीली सरिया आप लगा रहे हो, तो ये आपकी मंशा जाहिर हो जाती है। बात है वो तो आंदोलन की बात है, आंदोलन भी इसी बात को लेकर, आंदोलन भी निपटती है जी, आंदोलन भी इसी बात को लेके किया जा रहा है कि जो बिल लाए हैं वो हमारे भले के लिए नहीं है। आप जिसके भले के लिए बिल लाए हो कम से कम उसको स्वीकार तो हो। जब वो स्वीकार नहीं कर रहा है, उसे पता है, क्योंकि एक एक चीज समझ में आती है किसान को, इतने दिनों से आंदोलनरत हैं, उन्होंने समझ लिया है कि आने वाले भविष्य में ही हमारे लिए कितने घातक हैं ये तीनों कानून। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि किसान, छोटे किसानों के पास जो एमएसपी पर नहीं बेचते हैं, तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, सरकार ने इस बात को पे जोर क्यों नहीं दिया, जो किसान जो नहीं बेच पा रहे हैं, जो मंडियों में या व्यापारियों के हाथों बेच रहे हैं और 1 रुपए की चीज को 50 पैसे में बेचने में मजबूर हैं, तो सरकार को उनके लिए प्रावधान लाने चाहिए थे। सरकारी खरीद को मजबूत करना चाहिए था, भंडारण की क्षमता बढ़ानी चाहिए थी, तो क्योंकि सरकार में जनता का विश्वास होता है। ये आपकी बात जो है वो नोटेड है, मतलब ये बात जो है गौर करने वाली बात है, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को कि सरकार को अपने क्रय शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्रय केंद्र जो हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, और जो पहले भी ये हो चुका है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में एक क्रय केंद्र की स्थापना होनी चाहिए, स्थापित होना चाहिए, तो वो भी होना चाहिए। इसके लिए अगर जो आंदोलन होता तो बात समझ में आती, लेकिन बात तो कृषि बिल पे है, और कृषि बिल पे जहाँ तक बात है कि पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये बात कही थी कि किसानों को एक बाजार उपलब्ध कराना चाहिए, एक राष्ट्र एक बाजार उपलब्ध कराना चाहिए। अगर उनकी दीनहीन दशा में सुधार लाना है तो बिना टैक्स के वो अपना अनाज कहीं भी किसी राज्य में जाके बेच सकें। इस तरह की बातें पहले मनमोहन सिंह जी ने कही थी, और वही बातें इसमें है कि एक जो किसान है
उसको पूरा भारत एक बाजार मिल रहा है, वो अपना अनाज कहीं भी ले जाकर के बेच सकता है, राज्य सरकार को टैक्स नहीं देना होगा, तो ऐसे में दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत ही तो दिक्कत है इस बिल में जी। आपने कहा कि इस बात तो समझ में नहीं आ इस बात को कि पहले क्यों आंदोलन नहीं हुआ, भंडारण के लिए सरकार पे दबाव देना चाहिए था। अभी भी हो सकता है। देखिए मैं वही उसी बात आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें मेंशन करिए ना। मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि आंदोलन हुआ कब, जब बिल आप नाजायज तरीके से आपने राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया। हम आंदोलन को गलत नहीं कहते, लोकतंत्र का वो अधिकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको आंदोलन करने का। जनता के बारे में आपको पता है कि जब तक वो बिल्कुल गले तक किसी भी चीज में समस्या में डूब नहीं जाती वो आंदोलन नहीं करती, वो सरकार पे पूरी तरह भरोसा करती है कि आज नहीं कल वो मेरे लिए अच्छा करेगी। लेकिन ये हालात जब इस कानून के आने के बाद बने कि अब लगा कि आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाएंगी, जमीनें चली जाएंगी और किसान अपने ही खेत में मजदूर की तरह काम करने लगेगा, तब ये आग भड़की और ये आंदोलन जब बात आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कर रहे हैं तो मतलब जमीन दूसरे के हाथ गिरवी हो जाएगी, ये तमाम जो चीजें हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देखिए कुछ अगर जो विवाद भी होते हैं तो उसके समाधान के लिए उपाय भी उस बिल में है। जैसे कि एक पैनल होगा, उसमें किसान शिकायत करेगा, वहाँ से हल नहीं होगा तो तहसील स्तर पर जो मजिस्ट्रेट होगा वहाँ शिकायत करेगा, अगर वहाँ हल नहीं होता है तो जिले स्तर पर जिलाधिकारी उसका निराकरण करेगा। तो ये तमाम चीज़ हैं, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो जो किसान की ज़मीन है वो दूसरे के हाथ गिरवी हो जाएगी, कैसे कर सकते हैं? देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फार्मूले को पहले समझिए कि समझाइए, वही समझना सरकार लागू करने जा रही है जी। उसमें यह है कि आप किसी का भी 4 बीघा 5 बीघा तो व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेता है, उसमें कई चीजें मेंशन रहती हैं जी। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि अनाज का जो साइज होगा, खाद भी वही देगा, ठीक है, पानी भी वही देगा, उसकी जो बीज भी होगा वो वही देगा, ठीक है, सारी चीजें व्यापारी देगा, उसका एक रेट तय हो जाएगा किस रेट पे हमको ये चीज चाहिए जी। ठीक है। समस्या ऐसे नहीं आएगी, समस्या फसल आने के बाद आएगी और जब फसल हो जाती है, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप किसान अपने ही खेत से 1 रुपए की चीज भी नहीं ले सकता है, वो उसको भी खरीदनी ही पड़ेगी। ऐसे अगर गन्ना बोया है या भुट्टा बोया हुआ है तो उसके घर वाले भी खाते हैं और आस पड़ोस वाले लोग भी उसमें लेके चले जाते हैं, लेकिन उसमें कमी नहीं आती है। कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें हैं, मेंशन है। अब होगा क्या, एक फसल होने के बाद उसको रेट मिल गया जिस रेट पे बात हो गई थी, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने वाला है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी वही सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई हैं। अब जब फसल उगाई गई और देश में उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई, बहुत से लोगों ने ही वही फसल उगा दी। अब प्रॉब्लम ये होगी कि किसान के साथ इस वक्त नाइंसाफी का माहौल बनेगा जब उसमें से कमियां निकाली जाएंगी। कमियां निकलेंगी। आप देखिए अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें देखिए, ये व्यापार जो होता है वो शुद्ध व्यापार होता है, उसमें बट कि कोई मतलब संभावना नहीं होती है कि जो भी आशंकाएं हैं, बिल्कुल नहीं, जो भी आशंकाएं हैं वो उस आशंकाओं को देखते हुए आखिर सरकार के साथ इसको शेयर किया जाए और क्यों ना इस पे कोई हल निकाल लिया जाए। देखिए सरकार ने तो कानून में कोई भी संशोधन के लिए तो कर रही है, मैं उस बात के लिए आपसे कह रहा हूं कि संशोधन ना करने वाली बात, अगर इसको पहले से मेंशन कर लिया होता, उन्होंने कानून का रास्ता बनाया होता। नहीं चलिए मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, नहीं बात पूरी करने दीजिए मुझे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर ये क्लॉज डाल दिया जाता कि किसी तरह का भी निपटारा कोर्ट के थ्रू हो सकता था, ठीक है, आप सरकार उसमें इन्वॉल्व होती या सख्ती से काम करती, लेकिन सरकार तो खुद किसानों के खिलाफ ये बिल लेके आई है, वो अपने व्यापारी मित्रों के लिए लेके आई है, तो इस तरह की चीजों की संभावना उसमें मेंशन करने की पहले से ही नहीं थी। किसान को बर्बाद करने वाला ही बिल है, आप इसको पूरी तरह पढ़िए तो आपको एक एक चीज आने वाले भविष्य इसका क्या है, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगी। वही चीजें हैं, मैं कहता हूं कि आप नोट कर लीजिए उन चीजों को जिनसे आपको आशंकाएं हैं, और सरकार जो कह रही है कि आइए बात करें, तो जाइए बात करिए, उन शंकाओं पे आप ये करिए, प्रावधानों पे आप अंगुली उठाइए, प्रश्न चिन्ह उठाइए, वो आपको संतुष्ट करेंगे, नहीं संतुष्ट कर पाते हैं या उसे बदलें, तो ये भी हो सकता है। अब तीनों कानूनों को एक सिरे से ही खारिज कर दिया जाए, क्या सही लगता है आपको? देखिए 11 दौर की बातचीत में अंदर क्या हुआ कि आपको पता है?
अंदर क्या हुआ, राकेश टिकैत जी ने जो उसका जवाब दिया है वो बहुत ही मतलब अजीब लगता है सुनने में कि सरकार क्या एक तमाशा बनाए है या लोगों को या मतलब देश को ये समझाना चाह रही है कि मैं बातचीत कर रही हूँ, किसान नहीं करना चाहते। अंदर की बातचीत का एक अंश पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि अंदर होता क्या है कि वो साफ कह रहे हैं कि इसमें कोई बात नहीं होगी, थोड़ी देर पे उठ के दूसरे रूम में चले जाते हैं, फिर बात होती है कि नहीं आप इसमें जो हम कह रहे हैं उसको मान लीजिए, फिर चाय पीने चले जाते हैं। मतलब 1 घंटे की चर्चा में 5 मिनट भी कृषि मंत्री सामने बैठ के बात नहीं करते हैं और आपस में ही चर्चा का दौर लगा रहते हैं, रूम पे रूम चेंज करते रहते हैं। ऐसे हालात में अगर आप कहें कोई संभावना बन सकती है इस बिल में संशोधन की, तो मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में बन सकती, क्योंकि 11 दौर की बातचीत मायने रखती है। 11 टाइम आपने समय बर्बाद किया, अपना भी समय बर्बाद किया और किसानों का भी समय बर्बाद किया, उसमें होना कुछ नहीं है। किसान आपको सिर्फ एक बात चाहता है आपसे, आप उसके भले के लिए बिल लाए हो जिसमें उसका कतई भला नहीं है, तो आपको उसको बदलने में क्या दिक्कत है? आप उसको रद्द कर दीजिए। जब 1.5 साल के लिए आप रद्द कर सकते हैं, उसको हमेशा के लिए रद्द करने में क्या है? और नए सिरे से इस पर बैठ के बात करिए किसानों से और उनको इन्वॉल्व करके, शामिल करके, उनकी सहमति से जो नया बिल लेके आइए, उसका स्वागत। नहीं, सहमति से ये तो बैठ करके बातचीत हो सकती है और सारी चीजें और भी जो आपने कहा वो भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो किसान संगठन है उनको कुछ ना कुछ लचीला रूप तो अपनाना ही चाहिए। ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर तो थोड़ा सा वो झुकें, थोड़ा सा सरकार झुके, एक हाथ सरकार बढ़ाए, दूसरा हाथ किसान बढ़ाए, किसान संगठन बढ़ाए, तो इस पे कुछ मिलजुल करके कुछ हल निकाला जा सकता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि सरकार अड़ी रहे, उसके बाद किसान हैं वहाँ पर बॉर्डर पे बैठे रहें, अपना आंदोलन करते रहें। ऐसे कब तक चलेगा? देखिए, सरकार की नियत ही नहीं है। आज आपने राज्यसभा में सुन लिया माननीय मोदी जी को, उन्होंने जिस तरह से अपना मतलब संदेश दिया है किसानों के कि वो अड़े रहेंगे और इसको बदलाव नहीं लाएंगे। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी कहा। कितनी शर्म की बात है कि हमारे मतलब देश के इतिहास में एक से एक आंदोलनकारी रहे जिन्होंने देश को बदलने का काम किया, देश के माहौल को नहीं। आप एक चीज आप बताइए ना, मेरा कहने का इतना मतलब है कि सरकार की मंशा दिखनी तो चाहिए। सरकार की मंशा दिखती नहीं है। सरकार की मंशा कैसे दिखे? सरकार जब बात करने की बात करती है तो कटीले तार लगा देती है, कीले लगा देती है, और किसान जब बात करने की बात करता है तो फूल लगाता है उसी बॉर्डर के ऊपर। तो आप बताइए किसकी मंशा है बात? मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा है। किसान चाहता है, किसान हल चाहता है। कोई भी 70 दिन 75 दिन से बैठा हुआ है सर्दी में, कभी गर्मी आ जाएगी, सारे मौसम वो झेल रहा है खुले आसमान के नीचे। तकलीफ में कौन है? तकलीफ में किसान है, और किसान अपनी बर्बादी देख रहा है। इसलिए चंद दिनों की ये परेशानियों को वो अपने आप में महसूस करके भी बैठा हुआ है कि किसी न किसी तरह सरकार हमारी सुनेगी। लेकिन सरकार धर्मता पे अड़ी हुई है। एसी कमरों में बैठ के और लोगों की बातें करना बहुत आसान होता है, और जिनको तकलीफ है, जिनको परेशानी है, उनके साथ आइए, 4 कदम बढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि चीजें बहुत खराब है। देश का भविष्य आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा लब्बोलाब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसान बिल वापस लेने चाहिए, और किसानों की सहमति से। मैंने पहले भी कहा, अगर 16% MSP मिल रही है लोगों को, तो आप 84% को क्यों छोड़ रहे हैं? आप पहले उस पे काम करिए, पहले उस पे काम करिए, उसके बाद आके बताइए कि देखिए मैं 90% या 95% MSP की गारंटी मैंने दे दी है आपको, सबको मिलने लगा है, अब बात मेरी मानिए थोड़ी सी। तो पहले आपको करनी होगी। आप सेवक हैं, मालिक नहीं है। मालिक इस देश का प्रधान सेवक कहते हैं अपने आप को। जी, तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अफरोज आलम जी हैं, उनका कहना यह है कि कम से कम सरकार को 14% देश के जिस APMC का लाभ उठा पा रहे हैं 14% किसान देश के, उसको 100% में क्यों ना पहले बदला जाए। ये उनका कहना है, और यह बात जो है वास्तव में सही भी है कि अगर जो क्रय केंद्र हैं उनकी संख्या को बढ़ाने पे विचार होता तो बात दूसरी होती। लेकिन यहाँ पर खुला बाजार दिया जा रहा है किसानों को, उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ किसानों के समझ से दूर है। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए अफरोज आलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।